डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्विक रिवीजन सीरीज में एक वीडियो मैंने पहले अभी अपलोड की थी। उसमें मैंने डिस्कस किया था पूरा डायोड को। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें ट्रांजिस्टर को। तो मुझे उम्मीद है कि खासतौर से जो बच्चे बीएससी की तैयारी में हैं, जिन्हें बीएससी के एग्ज़ाम देने हैं और गेट नेट पार्क जस्टिफाई के, चाहे कंपटीशन की दुनिया में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वेरियस इंस्टीट्यूटों में पीएचडी के एग्जाम हैं, सभी को लाभ देगी। पीएचडी के स्टूडेंटों को निश्चित तौर से लाभ देगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगा वही कंपटीशंस की दुनिया में सब जगह आते हैं। तो ये जो सबसे पहले बताना चाहूँगा वो ये है कि ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर जो हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। और ट्रांजिस्टर जो मिलकर बना होता है वो ट्रांस प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है। ट्रांस का मतलब होता है एक ऐसे ट्रांस का मतलब होता है एक ऐसे रीजन से, ऐसे रेजिस्टेंस से जाना जहाँ पर रेजिस्टेंस लो हो, ऐसे रीजन में सिग्नल को जाना जहाँ पर रेजिस्टेंस हाई हो। तो वीक सिग्नल को जब हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ले जाते हैं तो जो वीक सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में ऐसा बदलता है कि जहाँ रेजिस्टेंस लो होता है उन रीजनों में ले जाते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होता है। तो उससे क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस के रीजन में ले जाने पर जब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, जो पोटेंशियल बैरियर है वो वाइड होता है रिवर्स बायस के अंदर, और फिर बैटरी से उस सिग्नल को जब हम पुल करते हैं तो सिग्नल को जो स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो काम ये करता है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो ट्रांजिस्टर का जो मेन काम है वो है एम्पलीफिकेशन, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलना। जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो रेक्टिफायर होता है उसका काम होता है वो बदलता है हमारी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। ये क्या करता है ट्रांजिस्टर, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है। जबकि ऑसिलेटर जो होता है वो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो रेक्टिफायर का जस्ट रिवर्स होता है। तो इन तीनों कंसेप्टों को याद रखो, इन पर क्वेश्चन आता ही रहता है। उसके अलावा अगली चीज जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन 2 टाइप का होता है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन को उसको कहते हैं जब इनपुट की जो हमारी शेप है और आउटपुट की शेप सेम हो। जैसे हमारा सिग्नल इनपुट का एसी ऐसा है वीक सिग्नल, और ये हमारा या तो इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में मिल जाए हमें। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वीक सिग्नल था और वीक सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया। और अगर ऐसे ना चल के इस तरीका से हो, लेकिन जो दोनों साइकिल हैं वो दोनों की दोनों सेम तरीका से एम्पलीफाई हो, तब हम इसको बोल रहे होते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। लेकिन अगर हमारी सपोज क्या एक साइकिल तो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, जैसे हमारी इस तरीका से साइकिल आ जाती है, तो ये तो ज्यादा एम्पलीफाई हो गई और ये कम हो गई, तो इसको हम कहते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन हम चाहते हैं कि जो शेप है वो भी डिस्टॉर्ट ना हो, इनपुट सिग्नल और आउटपुट की शेप सेम हो, लेकिन इनपुट से जो एम्पलीफाई हो का आउटपुट हमें ज्यादा मिल जाए। ये हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन है। अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हम नहीं चाहते। अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन में सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, सिग्नल की शेप बदल जाती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इमीटर कलेक्टर बेस है उसमें 2 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग होती है और बेस की सबसे कम होती है। तो बेस लीस्ट डोप्ड होता है, कलेक्टर मॉडरेट डोप्ड होता है और इमीटर हाईएस्ट डोपिंग वाला होता है। तो याद रखें, क्योंकि इमीटर करंट हमारी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर करंट होती है, उसके बाद हमारी बेस करंट होती है। डोपिंग का मतलब होता है जो हमारी इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग। वो हम सब जानते हैं। ट्राइवेलेंट अगर हम मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोरॉन और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल होते हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक जो है वो हमारे जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती हैं और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइज का ऑर्डर, सबसे बड़ा जो साइज होता है वो हमारा कलेक्टर का साइज होता है, उसके बाद इमीटर का साइज होता है, सबसे छोटा बेस होता है। तो बेस को थिन रखते हैं और इसलिए रखते हैं कि बेस करंट हमारी कम हो और कलेक्टर पे करंट ज्यादा मिले, जिससे हमें गेन मिले, इसलिए हम इसलिए करते हैं ऐसा। और जो हमारा बेस है उसमें दोनों चीजें याद रखें कि इसका साइज भी सबसे छोटा होता है, उसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कलेक्टर का साइज हम इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि वो रिवर्स बायस पर होता है। रिवर्स बायस पर जो हमारी हीट जनरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इमीटर करंट जो होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट सम के इक्वल होता है। बेस करंट ये जो हमारा चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस है, इसमें ये भी याद रखें कि जो हमारा इमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर का वो उसमें रीजन भी यही होता है कि इसको इसलिए डोपिंग ज्यादा रखते हैं क्योंकि इस अगर यहाँ से चार्ज करके ज्यादा निकलेंगे तभी यहाँ दोनों बटेंगे। कलेक्टर करंट में ये चाहते हैं कि बेस करंट कम हो जिससे कलेक्टर करंट ज्यादा मिले, जिससे हम आउटपुट ज्यादा मिल के आए।
तो ये हमारा इसमें है। इसमें मैकेनिज्म ये होती है कि बेसिकली हम जो रखते हैं इनपुट को, उसे रखते हैं फॉरवर्ड बायस पे और आउटपुट को रखते हैं रिवर्स बायस पे। इनपुट को फॉरवर्ड बायस पे रखने से क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस लो होने से क्या होगा कि वहां पे जो हमारा वोल्टेज है वो कम आएगा, क्योंकि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और आउटपुट पे हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वोल्टेज वहां पे ज्यादा आएगा, पावर ज्यादा आएगी। इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है उसके रेजिस्टेंस को ज्यादा रखते हैं, इसलिए आउटपुट को रिवर्स बायस कर देते हैं और इनपुट को फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेस करंट कलेक्टर करंट दे दी, आई पूछ लिया, या जस्ट रिवर्स कर देते हैं, आई दे दिया, आईसी दे दिया, आई भी पूछ ली, तो ये पूछा जाता रहता है। इसमें जो करंट गेन के फॉर्मूले हैं तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कॉमन बेस के लिए करंट गेन का फॉर्मूला डेल आई सी अपॉन डेल आई है, ये चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन इमीटर करंट। बीटा की वैल्यू डेल आई सी अपॉन डेल आई भी है, ये कलेक्टर करंट का चेंज, बेस करंट का चेंज। गामा जो है ये करंट गेन कहलाता है कॉमन कलेक्टर का, डेल आई अपॉन डेल आई भी इसकी वैल्यू होती है। इसमें जो अगर ये ऑर्डर पूछता है तो ये भी याद रखें कि अल्फा जो है वो सबसे छोटा होता है इनमें, बीटा उसके बाद, और गामा इनमें सबसे बड़ा होता है। तो ये भी याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो करंट गेन अगर कहता है सबसे ज्यादा किसकी होती है तो आप लगाएं आंसर कॉमन कलेक्टर का, और मॉडरेट इसका होगा कॉमन इमीटर का, और सबसे कम कॉमन बेस का। ये याद रखें। इनपुट फॉरवर्ड बायस और आउटपुट रिवर्स बायस मैंने बता दिया है, ये फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है। और अगर हम फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं लाएंगे तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है। साथ इसमें मैंने डिस्कस किया है कि जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू अल्फा आई प्लस आई लीकेज होती है, लीकेज करंट के कारण करंट है। और आई की वैल्यू को आईसी प्लस आई भी रखते हैं। लीकेज करंट जो होती है वो आईसीबीओ के इक्वल होती है। कलेक्टर बेस करंट जो है वो कहलाती है लीकेज करंट जब हमारा इमीटर ओपन हो। तो इमीटर ओपन के ऊपर जो कलेक्टर बेस टर्मिनल पे कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग के कारण करंट फ्लो होती है, उसे हम माइनॉरिटी कैरियर के कारण जनरली ये फ्लो होती है, उसे लीकेज करंट कहते हैं। तो आईसी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, आईबी प्लस आईसीबीओ प्लस अपॉन 1 माइनस अल्फा। और आईसीओ की वैल्यू होती है बीटा प्लस 1 आईसीबीओ। यहाँ पे जो हमारा बीटा है वो मैं ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ। और आईसीबीओ का, इन्हें एक बार टर्मों को मैं फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ। सीबीओ का मतलब होता है कलेक्टर बेस करंट जब हमारा इमीटर ओपन हो। सीईओ का मतलब ये है कि जब हमारा क्या हो, बेस ओपन हो और कलेक्टर इमीटर पर जो करंट फ्लो करती है, इनके बीच रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला याद कर लें और इस फॉर्मूले को याद कर लें। जैसे यहाँ अल्फा आई और आई लीकेज दे देगा, आई सी पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, खासतौर से कंपटीशंस की दुनिया में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें मुझे डिस्कस करनी है वो ये टेबल है, इससे क्वेश्चन आता है। कंपटीशंस की दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टेबल से आता है। तो चाहे वो बच्चे किसी भी कंपटीशंस में जाए देने, इसे जरूर टेबल को पढ़ के जाए पेपर से पहले। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये इधर है। ये टेबल बना दी गई है, इस टेबल को पूरा मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का लो होता है, सबसे कम जो होता है वो कॉमन बेस का ही होता है। अप्रोक्स 100 ओम के आसपास जो है वो कॉमन बेस का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है। कॉमन इमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी लो होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 750 ओम। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, डोपिंग के हिसाब से चेंज होता है और बहुत सारी चीजें जिन पर मैन्युफैक्चरिंग के समय पर निर्भर करता है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन कलेक्टर का वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये याद रखें कि लो लो वेरी हाई। और यहाँ पे जस्ट इसका रिवर कर दें। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे टर्म थी वो वेरी हाई आ जाएगा, और ये हाई लो लो की जगह पे हाई और हाई। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो हमारा आता है ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, लो अगर यहाँ है तो यहाँ हाई आएगा, यहाँ लो है तो हाई आएगा, यहाँ हाई है तो यहाँ लो आएगा। तो ये इससे सबसे अच्छा है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस जब लो होगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होगा। उसका रीजन वही है कि जब हमारा इनपुट रेजिस्टेंस लो जब होगा जब हम फॉरवर्ड बायस रखेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग पे रेजिस्टेंस कम रहता है। और ये क्योंकि रिवर्स बायसिंग पे है तो रिवर्स बायसिंग पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा डिप्लीशन लेयर जो है वो वाइड हो जाती है। तो ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा वोल्टेज गेन जो होता है कॉमन बेस का वो 150 के अराउंड होता है, कॉमन इमीटर का 500 के आसपास होता है, और वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर का लेस देन 1 होता है। ये वैल्यू सदा 1 से कम आती है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि वोल्टेज गेन हाईएस्ट किसका होता है। तो हम देख रहे हैं कॉमन इमीटर का जो वोल्टेज गेन है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉमन बेस का वोल्टेज गेन, और कॉमन कलेक्टर का जो है वो लेस देन 1 आता है। तो ये याद रखें सदा, वोल्टेज गेन के मामले में सबसे अच्छा कॉमन इमीटर है। एप्लीकेशंस हाई फ्रीक्वेंसी पे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो सदा जो मैकेनिज्म है वो कॉमन बेस यूज होती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, वहाँ हमारा ये होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज।
और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम कॉमन कलेक्टर यूज करते हैं। तो कई बार पूछता है कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हमें डिवाइस मैन्युफैक्चर करनी है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करें, तो कॉमन कलेक्टर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमें यूज करना है तो हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करें, कॉमन एमीटर। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन तक उसे काम कराना है, क्योंकि जो सिग्नल होता है जिसे हम एम्पलीफाई कराते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम है ज़्यादा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, उस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी मैकेनिज्म को ज़्यादा बेस्ट सूटेबल हमारे लिए रहता है। तो याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इम्पीडेंस मैचिंग वाला, कि कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है। खासतौर से कंपटीशंस में बहुत पूछते हैं इसे। करंट गेन जो होता है कॉमन बेस के अंदर कोई करंट गेन नहीं होता, क्योंकि अल्फा की वैल्यू सदा 1 से कम आती है। जब अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी तो करंट गेन अपने आप ही जो है हमारा नहीं होगा। करंट गेन का मतलब होता है कि आउटपुट पे करंट हमें ज्यादा मिले और इनपुट हमारा कम हो, तब हम कहते हैं कि गेन मिल रहा है। तो करंट गेन यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे हाई होता है और यहाँ पे और भी हाई होता है, क्योंकि हम देख रहे थे करंट गेन है अल्फा 1 से कम था, यहाँ जो है बीटा वो 1 से ज्यादा था और गामा और भी ज्यादा था। तो ये याद रखें। तो ये जो हमारी 5 प्रॉपर्टी है खासतौर से, इन पे इस वाली टेबल से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो बीएससी के बच्चे हों चाहे वो कंपटीशंस की दुनिया के बच्चे हों, उन्हें इस जो टेबल से क्वेश्चन लगातार मिलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपकी समझ आ गई होंगी चीजें और आप लर्न कर लेंगे। एक चीज मैं सदा बता रहा हूँ, फिजिक्स को 2 पार्ट्स में सदा बांट के चलना है आपको, एक कंसेप्ट सीखने और एक आपको फिजिक्स में क्या करना है, सीधे फैक्ट्स याद करने। तो ये जो मैं कंसेप्ट पर ज्यादा डिस्कशन नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीरीज का जो मैंने नाम दे रखा है वो क्विक रिवीजन कहा है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने का प्रयास करता हूँ इसमें, जो हमारी कंपटीशंस की दुनिया में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो लोग लाइन जो होती है वीसी की वैल्यू वीसीसी माइनस आईसीआरसी होती है, ये हमारा वोल्टेज लॉ से हम इसे निकालते हैं। ये वीसी जो होती है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, वीसीसी जो है आउटपुट पे जो बैटरी लगी होती है उसका वोल्टेज होता है, आईसी यहाँ पे कलेक्टर करंट है और आरसी जो है रेजिस्टेंस है कलेक्टर के ऊपर जो लगा हुआ है। तो लोग लाइन हम कैसे प्लॉट करते हैं कि जो हमारी वीसी की मैक्सिमम वैल्यू वीसीसी होती है वो ये पॉइंट आ जाएगा वीसीसी, और आईसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब आएगी जब हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वो आ जाएगी वीसीसी अपॉन आरसी, जो यहाँ पर ले ली। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन स्ट्रेट खींच दे, वो हमारी लोड लाइन कहलाती है। और जहां बेस करंट के कर्व जो ये हमारे होते हैं, फिक्स बेस करंट पर जब हम कर्व खींचते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये जो पॉइंट होते हैं उन्हें क्यू पॉइंट कहते हैं। तो ये भी याद रखें। जैसे क्या कर सकता है, ऐसे कंपटीशंस की दुनिया में इस तरीका से क्वेश्चन दे देगा कि ये हमारा इस तरीका का कर्व दे दिया, इस तरीका का, और यहाँ से क्यू पॉइंट पूछ लिया। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें आईसी और वीसी बताने पड़ेंगे कि जो हमारा आईसी और वीसी है वो हमारा क्या मिल रहा है, वो हमारा क्यू पॉइंट कहलाएगा। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हमारा एसी हम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पहले सिस्टम के ऊपर डीसी लगी होती है, जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो जो सिग्नल का वेरिएशन होता है वो क्यू पॉइंट के हिसाब से ही होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज गेन जो होती है वो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसकी जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। देख रहे हैं स्लोप ये नेगेटिव आ रहा है, तो काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वोल्टेज गेन जो होता है वो बीटा इंटू आर ए सी अपॉन आर एन होता है, कॉमन एमीटर का। बीटा यहाँ पे करंट गेन है, आर ए सी जो है वो रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा कलेक्टर पे लगा हुआ है ये इनपुट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें देता है। वोल्टेज गेन पूछ लेता है। पावर गेन जो होता है वो वोल्टेज गेन और करंट गेन के मल्टीप्लिकेशन पर होता है। वोल्टेज गेन और करंट गेन देता है, पावर गेन पूछता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। वोल्टेज गेन पावर गेन देता है, करंट गेन पूछता है तो इस वोल्टेज गेन को डिवाइड कर दें, पावर गेन को अपॉन वोल्टेज गेन कर दें। इस तरीका से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कि अगर हमारे इमीटर और कलेक्टर डायोड्स अगर ऑफ है तो उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और अगर हमारे इमीटर और कलेक्टर डायोड्स जो है वो अगर ऑन है तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, और अगर दोनों ही ऑन है तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के अंदर कभी भी डिवाइस को हम यूज नहीं करते। सदा जो डिवाइस है वो एक्टिव रीजन में यूज की जाती है, जहां इमीटर जो पोर्शन है वो फॉरवर्ड बायस होता है, इमीटर बेस, और बेस और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। फेज डिफरेंस का पूछता है तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बहुत ही ज्यादा बार कंपटीशंस की दुनिया में पूछा जाता है कि इनपुट और आउटपुट में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का कहाँ होता है। पाई का मतलब होता है जब हमारा इनपुट ऐसे वेरी करता है तो आउटपुट हमारा इस तरीका से वेरी करता है, इसको कहते हैं पाई फेज डिफरेंस। जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसमें 180 का फेज है, तो ये हमारा फेज डिफरेंस 180 का होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये याद रखें कि करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस कहलाती है, जबकि फैट जो होता है वो वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस कहलाती है, क्योंकि यहाँ सब करंट से ही कंट्रोल होती हैं चीजें, वहाँ वोल्टेज कंट्रोल कर रहा होता है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करंट ऑपरेटेड डिवाइस इनमें से कौन सी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। खासतौर से क्विक रिवीजन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जैसे अब इसमें 15 क्वेश्चन इसमें इसी टेबल में कवर हो जाते हैं। 5 प्रॉपर्टी है, 3-3 प्रॉपर्टी ये कवर हो गई, तो 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। इस लॉन्ग लाइन पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे जो आप पूछे जाने लायक हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं ये सभी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और इसे क्विक रिवीजन में इन्हें करके जाएं तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलता है। अपने नोट्स बनाते समय पर जो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, जिस हिसाब से चीज़ों को कवर करके ला रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लें और बना के रखें। पेपर के समय पर ये बहुत ही काम के सिद्ध होते हैं, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़ पाते पेपर से पहले। और सदा याद रखें, कंपटीशंस में खासतौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा 24 घंटे में के अंदर पूरे कोर्स को रिवाइज करके जाता है कंपटीशंस की दुनिया में, कभी फेल नहीं होता। तो रिवीजन की हो जाता है लास्ट में कि आपने चीज़ों को कितना रिवाइज किया। और रिवीजन के लिए ज़रूरी होता है कि जो कंसेप्ट हैं उन्हें पेपर से बहुत पहले सीखें और उन कंसेप्टों से जो सीखें उन्हें सब नोट करके रखें, कभी भी नोट्स बनाने से ना बचें। तो ये मेरा सजेशन है और ये मैं साथ साथ कहना चाहूँगा कि जीवन में कुछ करें और बहुत महान करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये मेरा मोटिवेशन था। लगातार मैं मोटिवेट करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ और बच्चों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि वो मेहनत करें और जीवन में जो रास्ता है सफलता का वो मेहनत से ही जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।